सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक नई चीज के साथ हैं, दैट इज 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस के साथ, राइट। आप सभी का केमिस्ट्री का सबसे बड़ा डर, मतलब जो चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है या समझने में तकलीफ होती है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम लोग इसको बहुत इजी कर देने वाले हैं आप सभी के लिए। बिल्कुल, तो आप सभी लोग साथ में बने रहें। देखते हैं इस चैप्टर में क्या ऐसा खास है जो टफ लग रहा है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, यार टफ था क्या इस चैप्टर में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपको ये चैप्टर 10th स्टैंडर्ड वालों को क्यों इतना सीरियसली पढ़ना चाहिए। द रीजन इज, ये अभी तो एक चैप्टर दिख रहा है, बट ये जैसे ही 10th स्टैंडर्ड के बाद आप अगला कदम बढ़ाओगे, दैट इज 11th स्टैंडर्ड में, इट कन्वर्ट्स इनटू 14 चैप्टर्स। आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। पूरा एक केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पूरे पार्ट पे डिपेंड करता है। तो ये आपके बेसिक्स हैं जो अगले साल आपको बहुत जबरदस्त तरीके से काम में आने वाले हैं। तो जितने लोग 11th 12th साइंस लेने वाले हैं, जेई नीट करने वाले हैं, उन सभी के लिए सबसे बेसिक चैप्टर है जो आपको आना ही चाहिए। बिल्कुल, तो आज समझते हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या है, क्या कैसी कैसी चीजें यहां पे डील होती है। तो सबसे पहली चीज भाई, ये जो चैप्टर का पहला वर्ड है दैट इज कार्बन। ये कार्बन इतना खास क्यों है जो कि ये 14 चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा सर। तो ये इतना खास इसलिए है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी खास है। क्या खास है इसकी प्रॉपर्टीज में, तो समझते हैं कि अपन प्रॉपर्टीज क्या है इस पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो कार्बन जो एलिमेंट है, अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं आप सभी से, तो कार्बन के बारे में बहुत खास बातें हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपको कि मुझे बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, बिल्कुल सही है, दैट इज एटॉमिक नंबर इज 6। और जैसे ही एटॉमिक नंबर 6 आता है, आप सभी को पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है आप सभी को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी करेक्ट 2 and 4। बिल्कुल, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना कार्बन की, यही इसको खास बनाती है। क्या खास है इसमें कि भाई इसके पास एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करती है कार्बन के साथ, समझो। अगर इसके पास 3 होती है ना, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते, हमने एक रूल पढ़ा है ऑक्टेट रूल, कि भाई किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 8, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो भैया वो स्टेबल होता है। तो हर एक एलिमेंट बॉन्ड बनाता ही क्यों है, ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो जाए, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ये भी एटम ऐसा ही चाहता है, ये भी चाहता है कि इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बराबर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये मस्त स्टेबल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, नाइट्रोजन। सबने एटॉमिक नंबर सुना है, बिल्कुल 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा 2 5। अब मुझे ये बताओ, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 की जरूरत है ना। आइदर 2 काम कर सकता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, सही है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए ज्यादा आसान है 3 इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इससे ये स्टेबल हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मान के चलो कि अपन ने कैल्शियम ले लिया, जिसका एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, करेक्ट। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2। तो अब ये क्या करेगा, ये 6 किसी से लेगा नहीं, ये 2 देना पसंद करेगा, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। और जिसके कारण इसका जो वैलेंसी होती है वो दैट इज 2। तो ये क्या कर रहा है ना, जिसके मतलब जिसके पास 4 से ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जिनके पास 4 से कम है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये जो कार्बन है ना, ये बेचारा फंस गया। ये कैसे फंसा, अब इसके पास एग्जैक्टली 4 है, तो ये क्या करेगा सर, ये 4 देगा या 4 लेगा। तो आंसर इज नहीं, ये देगा ना ये लेगा। क्यों नहीं ऐसा करेगा सर, क्या होगा अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो हम सभी को पता है वो अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका चार्ज विल बी -4।
दूसरा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला पार्ट है कि अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जिसके कारण इसके ऊपर में चार्ज हो जाएगा +4, मतलब एक कार्बो अनायन बनाएगा और ये कार्बो कटायन बनाएगा, लेकिन इनकी वैलेंसी +4 और -4 होगी, जो कि एक्चुअली में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, ये एनर्जी जो लगती है दैट इज वेरी हाई। तो ना ये अनायन बना पाता है और ना ही ये कटायन बना पाता है, जिसके कारण ये एक नई चीज करता है दैट इज शेयरिंग। ना ये इलेक्ट्रॉन देता है ना ये इलेक्ट्रॉन लेता है, और यही चीज इसको बहुत खास बनाती है। क्या हो रहा है समझो, मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता हूं मीथेन का। जब मैं मीथेन के बारे में बात करूं, केमिकल फॉर्मूला है CH4। देखते हैं ये शेयरिंग कैसे करता है। शेयरिंग कैसे करता है समझो इस बात को कि अपने पास मस्त कार्बन है ना, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। हमने सभी ने पढ़ा है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैं क्रॉस करके 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब आप समझो कि वैलेंसी जो टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2 टाइप की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, और दूसरी होती है कोवैलेंसी। तो जब अपन इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी के बारे में बात करते हैं, क्या है इलेक्ट्रोवैलेंसी? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन दे के या लेके बनाई जाती है। मतलब अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मेरी इलेक्ट्रोवैलेंसी विल बी 2, या मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो भी मेरी इलेक्ट्रोवैलेंसी विल बी 3। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी देना या लेने से होती है, सही है। कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कितने वो शेयर कर रहा है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर ले। अब ये क्या है आप समझो, जैसे यहां पे इस कार्बन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आप सिंपल सा ऐसे याद रखो कि जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने ये शेयर करने वाला है। तो कार्बन को 4 की जरूरत है, ये 4 शेयर करेगा। अब 4 हाइड्रोजन आएंगे और क्या करने वाले यहां पे समझो, 4 हाइड्रोजन आजू बाजू पहुंचे इस कार्बन के, और चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन के, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हम सभी को पता है एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। तो इन सभी हाइड्रोजन को ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना है, इनको कंप्लीट करना है डुप्लेट। मतलब ये चाह रहे हैं कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में खाली 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इनका पहला ऑर्बिट भरना है हमको, जिसकी कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो ये हाइड्रोजन आते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए। अब ये क्या करता है समझो, कार्बन जो है ये यहां पे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करने वाले हैं, शेयरिंग, है ना, ये कार्बन इसके साथ शेयरिंग करेगा। अब मान के चलो मेरे पास एक पिज्जा है और आपके पास है ना, हम दोनों ने मिलके एक पिज्जा खरीदा। अब मैंने बोला हम लोग शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास कितना उस पिज्जा का और मेरे पास कितना उस पिज्जा का? तो आप लोग बोलोगे सर आधा आधा। गलत हो यार, शेयरिंग बचपन से सीखा नहीं तुम लोगों ने बराबर। अगर हम लोग आधा आधा कर दे रहे हैं तो शेयरिंग काहे की? शेयरिंग उसको कहते हैं जब वो पूरा पिज्जा मेरा भी है और आपका भी है, इसको शेयरिंग कहते हैं। यही सेम चीज यहां पे मीथेन कर रहा है। मीथेन क्या कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और कार्बन को टोटल 4 की जरूरत है। तो ये यहां पे शेयरिंग करने लग रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, जिससे अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और इस कार्बन के भी हैं। ऐसा यहां पे भी शेयरिंग हुई, है ना, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहां पे भी शेयरिंग हुई, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहां पे भी शेयरिंग हुई, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो हर एक हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और आप नोटिस कर रहे हो कि बराबर सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ये जैसे ही 2-2 इलेक्ट्रॉन मिले, आप इस बात को समझो कि हुआ क्या हुआ कि अब मैंने अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिने तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक कार्बन की वैलेंसी मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसको 8 की जरूरत थी, और आप देखो शेयरिंग करके बराबर 8 हो चुके हैं। और हर एक हाइड्रोजन को 2 की जरूरत थी और सबके पास 2-2 आ गए। और इस तरीके से ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स जहां पे ये कोई आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है कोवैलेंट, करेक्ट।
तो ये कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ना कि आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयोनिक कंपाउंड कब बनता? जब वो इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाता, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन देता या लेता और कटायन या एनायन में कन्वर्ट होता और कंपाउंड बनाता। लेकिन अभी ये शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज फॉर्मिंग अ कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है जो कि शेयरिंग से बनती है। तो फटाक से सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग बढ़ते आगे। सो हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाट इज एलोट्रोप। तो देखो, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, इससे छोटे मोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ध्यान देते हैं क्या होते हैं। एलोट्रोप वर्ड जब भी बोला जाता है तो इसका एक मतलब है, डेफिनेशन अगर लिखा हुआ है, बट हमको मतलब पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम पूरा पढ़ लेते हैं और मतलब नहीं पता होता, तो हम लोग मतलब पे ध्यान देते हैं। क्या है एलोट्रोप्स? एलोट्रोप एक्चुअली भी किसी भी एलिमेंट का उसका प्योरेस्ट फॉर्म में कितने अलग अलग स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। जैसे क्या आप एग्री करते हो कि भाई डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट, कार्बन के अगर दो एलोट्रोप्स हैं तो इनमें सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं। अच्छा, जैसे एलोट्रोप के बारे में बात करें, क्या आप एग्री करते हो O2 गैस, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन दैट इज O3, इनमें ऑक्सीजन के अलावा और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज प्योर ऑक्सीजन। यस, और वो प्योर फॉर्म में एक से ज्यादा स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहलाएंगे। जैसे कि आप CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आप एलोट्रोप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन है, ये प्योर फॉर्म नहीं है। अपने को यार प्योर फॉर्म चाहिए, तो ये प्योर फॉर्म नहीं है, तो ये एलोट्रोप नहीं है, बट ये एलोट्रोप्स हैं। तो कार्बन के ऐसे दो एलोट्रोप्स तो कॉमनली है और एक बिल्कुल रिसेंटली डिस्कवर हुआ है ना, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। ये हमारे बुक में लिखा है, और इसमें एक चीज आप अपने मन से ऐड कर लेना दिमाग में, डेफिनेशन में, दैट इज ये प्योर फॉर्म होने चाहिए। क्लियर? यस। अब आते हैं दो कॉमन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पे ये जो डॉट्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट कार्बन। ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहां पे क्या होता है कि एक कार्बन एक्चुअली में टोटल 3 कार्बन नहीं, टोटल 4 कार्बन से जुड़ा होता है। टोटल कितने कार्बन से? 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, और इस शेप को हम लोग टेट्राहाइड्रल शेप कहते हैं। इसको 3D में समझना है तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको सभी को। ये एक्चुअली में अगर आपने ट्राइपॉड्स देखे ना, आपने सभी ने लॉकडाउन में बहुत ट्राइपॉड यूज किया है ना, और देखा भी होगा सबने। तो बिल्कुल अगर आप नोटिस करोगे ना, ये ट्राइपॉड जैसा है। ये सेंटर वाले कार्बन को छोड़ दो, ये ऊपर वाला कार्बन एग्जैक्टली ऊपर, और नीचे 3 पैर हैं उसके, सही है। इस शेप को कहते हैं टेट्राहाइड्रल। तो एक कार्बन एक्चुअली में टोटल 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है ना, ये जो बॉन्ड दिख रही है आपको, ये कौन सी बॉन्डिंग है सर? तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है ये, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, एक कार्बन 4 से जुड़ा, उसका क्या सर? ये वाले कार्बन, तो बेटा ये वाले भी 4 से जुड़े रहेंगे, ये वाले भी 4 से जुड़े रहेंगे, ये वाले भी 4 से जुड़े रहेंगे। मतलब वो एक्चुअली इतना बढ़िया कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि देखो, आपको ये टेट्राहाइड्रल दिख रहा है, बिल्कुल सर। अब यहां पे ये जो ऊपर वाला कार्बन है ना, ये और ऐसे कार्बन के साथ 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। एक जो मैं यहां पे लिंक बना रहा हूं, एक यहां होगा, एक यहां होगा, और एक तो नीचे में वो जुड़ा ही हुआ है। तो ऐसे ऊपर वाला भी टेट्राहाइड्रल शेप बनाएगा, फिर ये भी टेट्राहाइड्रल शेप बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। इस तरीके से एक कार्बन टोटल 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, एंड एवरी बॉन्ड इन अ डायमंड इज एन कोवैलेंट बॉन्ड, जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हार्ड मटेरियल बनाने में हेल्प करता है हमारी। अब आते हैं ग्रेफाइट की तरफ। दोनों एलोट्रोप है और दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। जैसे यहां पे आप देख रहे थे कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, यहां ऐसा नहीं है। अगर आप मार्किंग देखेंगे, जैसे ये कार्बन है, ये एक्चुअली में सिर्फ अपने, देखो ये लेयर है, ये पहला वाला जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट लेयर है,
और ये नीचे जो दिख रही है आपको वो सेकेंड लेयर है। ऐसे लेयर्ड अरेंजमेंट होती है। और यहां पे क्या होता है कि ईच कार्बन इन अ लेयर, जैसे ये कार्बन अपने लेयर में 3 बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा है। जैसे कि आप नोटिस करोगे ना, ये वाले कार्बन की तरफ फोकस करो तो ये वाला कार्बन देखो इधर एक से जुड़ा है, इधर एक से जुड़ा है, इधर एक से जुड़ा है। लेकिन हम सभी को पता है कार्बन तो टोटल बॉन्ड ही कितने बनाता है? टोटल बॉन्ड कितने बनाता है? बिल्कुल 4। तो सर वो 3 कैसे बना रहा है? तो मैं आपको समझाता हूं वो 3 कैसे बना रहा है। तो 3 तो उसने अपने लेयर में बनाई, और एक बॉन्ड जो फ्री पड़ा हुआ है वो ऐसे ही अपने ही जैसे नीचे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, जब वो अपने लेयर में बनाता है तब वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बट जब वो अपने लेयर और दूसरे लेयर के बीच में बॉन्ड बनाता है, ये जो रेड लाइन से आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है, ये बॉन्ड कौन सा है? तो ये बॉन्ड को कहते हैं वेंडर वॉल, है ना, इसको कहते हैं वेंडर वॉल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? वेंडर वॉल बॉन्ड है। तो एक्चुअली में ये जो बॉन्ड होता है ये एक वीक टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज, और इसीलिए आपने कभी अपने वो जो पेंसिल होगी उसके ऊपर अगर उंगली रगड़ के देखी होगी तो आप नोटिस करते हो कि आपके हाथों पे भी पेंसिल चिपक जाता है। द रीजन इज आपने जैसे ही रगड़ा तो ऊपर का एक लेयर निकल के आपके हाथों में चिपक चुका है, क्योंकि एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज एन वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो होता है कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लेयर में जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है कोवैलेंट। ऐसा कुछ रहेगा, 6 कार्बन ऐसे हेक्सागोन शेप बनाएंगे, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, ये इधर फिर ये इधर, मतलब ये सब एक लेयर में अपने से। जैसे ये वाले कार्बन को देखो तो ये कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है? 3 से बना रहा है। ऐसे ये भी, ये वाला भी 3 से बना रहा होगा, ये भी 3 से बना रहा होगा। फिर ऐसा एक लेयर और नीचे ऐसा ही एक लेयर, वो भी आपस में क्या कर रहे होंगे? बॉन्ड बना रहे होंगे। ये लेयर में जो बॉन्ड है वो वेंडर वॉल है, सॉरी कोवैलेंट है जो लेयर में है, और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल क्लियर है? यस। तो अब अपन इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन पे जाते हैं। स्ट्रक्चर होपफुली सबको समझ में आ गया। अच्छा, ये हार्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, सॉफ्ट है। अब समझो यहां पे क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। क्यों? रीजन क्योंकि वो चारों बॉन्ड कार्बन से बना रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। बट ग्रेफाइट इज सॉफ्टेस्ट। द रीजन इज, ये सॉफ्टेस्ट में से क्यों है? क्योंकि ये 3 कोवैलेंट और एक वेंडर वॉल बना रहा है जो कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसीलिए वेंडर वॉल के कारण वो एक सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, डायमंड इज अल्टीमेट एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब अगर मैं डायमंड लूं और आपके हाथ पे रगड़ूं ना, आपके हाथों पे निशान आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब वो रगड़ने में, तुमने सैंड पेपर देखा होगा ना, सैंड पेपर से किसी चीज को रगड़ोगे तो वहां से मटेरियल निकलेगा, उसको कहते हैं एब्रेसिव नेचर। तो डायमंड का नेचर एब्रेसिव होता है। आप सभी को पता है कि वो जो ग्लास कटर होता है उसके सामने टिप जो होती है वो डायमंड की होती है, एक बार काटो कट जाता है। सही है? इसका मतलब ये हार्ड मटेरियल और एब्रेसिव है, काट पीट के अलग कर देगा भैया। ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट है ना, अगर तुमने ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं, है ना, मतलब एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में जब फ्रिक्शन हो रहा है, बीच में ग्रेफाइट डाल दो, वो स्मूथ हो जाएंगे। कैसे सर? आप एक काम करना, ये वीडियो देखते देखते जिस बेंच पे बैठ के, जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, वहां पे पेंसिल रगड़ो। बचपन में सबने किया यार, हम लोगों ने पेंसिल रगड़ो, उसके बाद वो पाउडर को हाथ में लगाओ उंगलियों में, और उसके बाद दोनों उंगली एक दूसरे के ऊपर रगड़ के देखो, यू विल फील कि भैया बहुत स्मूथली मूव कर रहा है। तो ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। अच्छा, अब डायमंड इज एन बैड कंडक्टर। अब तुमने यार सबने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ी है, 10th स्टैंडर्ड में ही है, और हमको पता है जिसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? तो वो बिल्कुल क्लियरली कि भाई वो होता है बैड कंडक्टर। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? वो इलेक्ट्रॉन है ना दे के आराम से इलेक्ट्रॉन का मोशन कर पाएंगे, और जिसके कारण दे कैन बिहेव एज एन गुड कंडक्टर। अगर लेकिन किसी का इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे तो वो बैड कंडक्टर होंगे। करेक्ट? डायमंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं, दे आर बॉन्डेड, वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
तो ये अपना बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करने वाला नहीं है, तो इट विल बिहेव एज एन बैड कंडक्टर। वेयर एज ग्रेफाइट में जब वो 3 बॉन्ड बना रहा है वो स्ट्रांग है, लेकिन चौथा जो लेयर के बीच में है वो बिल्कुल सही पकड़ा सर, वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने की बारी आई तो आप ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो वीक बॉन्ड से बना है वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। देयरफॉर इट इज एन, है ना, इट इज एन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी भी स्विच बोर्ड में पेंसिल डाल के और पीछे से छीला आगे से छीले हुए पेंसिल को ना छुएं। अगर आप छुओगे तो आपको मजा आएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, तो ऐसी हरकतें नहीं करना। अच्छा, डायमंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल सबको पता है। और ग्रेफाइट इज एन ओपैक, है ना, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, अगर बीच में ग्रेफाइट है तो हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रह पाएंगे। समझ में आ रहा है? हम दिखेंगे नहीं यार। ओपैक मटेरियल सबको पता है कि आगे पीछे इधर उधर की चीजें नहीं दिखती, ट्रांसपेरेंट वाले में दिखती है। तो डायमंड इज एन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सोचो एक ही कंपाउंड के बने हुए 2 प्योरेस्ट फॉर्म में कंपाउंड्स, नेचर देखो उनका एक दूसरे से कितना अलग है। इसलिए तो केमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। चलो पढ़ें। सो गाइस, ये है तीसरा एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बहुत मजेदार है, बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में डिस्कवर हुआ है। देखते हैं क्या खास है इसमें। एक्चुअली आपको बिल्कुल यहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही होता है ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस। एक्चुअली टोटल 60 कार्बन्स का क्लस्टर है ये, है ना। 60 कार्बन आपस में जुड़ते हैं और एक फुटबॉल जैसा शेप बनाते हैं। एक 72 वाला भी एग्जिस्टिंग हमको पता है, बट हमारे बुक्स में सिर्फ 60 वाला लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब यहां पे क्या होता है, पूरे स्पेरिकल फुटबॉल जैसा होता है। ये एक्चुअली में एक आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम था बकमिंस्टर फ्लोरर। इनके नाम के पीछे इनका नाम पड़ा है क्योंकि इन्होंने एक डोम शेप बनाया था जो कि हेक्सागन के जोड़ जोड़ के बने हुए थे। तो इसीलिए जब ये मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ तो उनका कहना था कि वो इस आर्किटेक्ट के स्ट्रक्चर को रिसेंबल कर रहा है, इसीलिए इनके नाम के पीछे इस कंपाउंड का नाम पड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ खास बातें जो समझनी है। ये पूरा ये जो फुटबॉल बना हुआ है ये एक्चुअली में 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स के अरेंजमेंट का नतीजा है। मतलब 12 पेंटागॉन्स बनते हैं और 20 हेक्सागॉन बनते हैं और वो सब आपस में जुड़ते हैं एक फुटबॉल जैसा शेप बनाने को, जिसको हमको कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल डार्क कलर का, जैसे ब्लैक कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये डायमंड जितना हार्ड नहीं है और ग्रेफाइट जितना सॉफ्ट नहीं है, ये दोनों के बीच वाली प्रॉपर्टी हम सभी को दिखाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लुब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। मेरे को ये बताओ, मेरे पास ये 2 लेयर्स है, उनके बीच में एक फुटबॉल रखा, तो ये दोनों लेयर आपस में बहुत अच्छे से स्लाइड करेंगे ना? बिल्कुल सही। इसीलिए ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है वो बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कैटिनेशन। ये वर्ड देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत खास है, बहुत मजेदार है। क्या मजेदार है इसमें, ये समझते हैं। कैटिनेशन एक्चुअली में किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जो खुद के साथ बॉन्ड बना सके और लंबे चेन्स बना सके। ये सबसे अच्छी, मतलब जितने भी 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, उसमें से कार्बन सबसे बेस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है ना। वो अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, उसके कारण। और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, जैसे कि सल्फर दिखाता है S8, मतलब 8 सल्फर कैन गेट बॉन्डेड विथ इटसेल्फ टू फॉर्म अ कंपाउंड, और वो बिल्कुल इस तरीके से क्राउन शेप बनाता है। इस शेप को क्राउन शेप कहते हैं। देखने में भी आपको क्राउन लगेगा। ये हर एक कॉर्नर्स पे देयर इज एन सल्फर एटम, तो यहाँ पे सल्फर 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 सल्फर, तो ये इस तरीके से बनाता है। ऐसी और अच्छी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की फास्फोरस में, जो कि P4, मतलब 4 फास्फोरस एटम्स आपस में जुड़ते हैं। सबने पतंग देखी है ना, बिल्कुल वो जो काइट जिसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। बस यहाँ पे है ना, ये इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर में ऐसा सीधा होता है,
बट हमको पता है हमारे पतंग में वो थोड़ा सा बेंडेड होता है। तो ये इस तरीके से P4 स्ट्रक्चर बनाता है। व्हाइट फॉस्फोरस कहते हैं इसको, बहुत अच्छे से बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ आप इसको लेके जाओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये विगरसली बर्न होगा। और ये सेम प्रॉपर्टी कार्बन में भी होती है, टू गेट बॉन्डेड विथ इटसेल्फ। और ये इतनी अच्छी होती है, सल्फर में 8 देख रहे हो, फॉस्फोरस में 4 देख रहे हो, कार्बन का गिना ही नहीं जा सकता। आपने स्टार्च मॉलिक्यूल सुना होगा बायो वगैरह में, है ना, स्टार्च के कुछ मॉलिक्यूल्स में 3000 कार्बन्स एक साथ एक चेन में मिले हुए हैं और स्टिल काउंटिंग। मतलब ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कार्बन की कि पूछे ना। ये खुद के साथ इतने अच्छे से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बना पाते हैं, जिसके कारण इट गेट्स ओवर 10 मिलियन कंपाउंड्स। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स 10 मिलियन एंड अबव हो चुके हैं अभी भी, एंड स्टिल इट इज काउंटिंग। ये इस प्रॉपर्टी के कारण है जो बहुत खास है। ठीक है, फटाक से।